सबसे पहला एक्ट जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि लगभग आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा जल्दी बताएंगे? 15 से 20 मार्क्स का आएगा। इस बेसिकली चैप्टर का नाम है हमारा कंपनीज एक्ट। क्या नाम है बोलेंगे? कंपनीज एक्ट। अब कंपनीज एक्ट की सबसे पहले डेफिनेशन आती है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में। किसमें आती है बेटा? सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, जो क्या बोलता है? कंपनी मींस कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। क्या बोलेंगे बेटा? कंपनी मींस कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अगर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट बोला जा रहा है मतलब कंपनीज एक्ट 2013, और प्रीवियस कंपनी लॉ की अगर अपन बात करें तो वो कौन सा बेटा? कंपनीज एक्ट 1956। तो बोला जाता है कंपनी मतलब वो जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है या प्रीवियसली कोई कंपनी लॉ में क्या थी? रजिस्टर्ड थी। अभी जो कंपनीज एक्ट की चीजें हैं बेटा, ये बहुत सारी जगहों पर एप्लीकेबल होती है। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि कंपनीज एक्ट का ये जो हमारा पूरा एक्ट है ये किस किस पे एप्लीकेबल होगा। तो बोला गया भैया कंपनी एप्लीकेबल होगा ये अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ में, जो भी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, बैंकिंग कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, कोई भी ऐसी अदर कंपनी विच इज गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट। एग्जाम्पल LIC एक्ट, LIC है। एग्जाम्पल SBI एक्ट, SBI के लिए है। तो इनके ऊपर पे भी कंपनीज एक्ट लगेगा। मतलब आप ये मत सोचिए कि भाई बैंकिंग कंपनी के ऊपर तो RBI लगता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है तो कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा। लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर अलग से इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का एक्ट है लेकिन उसके बाद भी कंपनीज एक्ट लगेगा। इंश्योरेंस के लिए IRDA है लेकिन उसके बाद भी कंपनीज एक्ट लगेगा। क्या ये बात समझ में आई? या फिर सच बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। तो जल्दी से मेरे साथ बताएंगे कौन कौन सी जगहों पर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। पहला, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या फिर इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, एनी अदर कंपनी विच इज गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको नोटिफाई किया होगा ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट पर पे भी क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट लगेगा। आइए अब बात करते हैं भाई कंपनीज एक्ट के टाइप्स के बारे में। अलग अलग प्रकार की दोस्तों क्या होती है? दोस्तों कंपनीज होती है। कंपनी इज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट थिंग्स। लाइक पहला है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग, चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पांचवा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट और फिर छठवा ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग। जिसके अंतर्गत भाई अपन सबसे पहले पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। दो प्रकार की मेन कंपनी होती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो कि डिफाइंड है 2 क्लॉज 68। किसमें डिफाइंड है? 2 क्लॉज 68। एक ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल में होता है PRL, जिसकी कंपनी में होता है आर्टिकल में होता है PRL, वे P फॉर प्रोहिबिशन, R फॉर रिस्ट्रिक्शन, L फॉर लिमिटेशन। प्रोहिबिशन ऑन मेकिंग इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग सिक्योरिटी, प्रोहिबिशन टू इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी of shares, and limitation on the number of members, limitation on the numbers of member। मैक्सिमम कितने होंगे? 200। मैक्सिमम कितने होंगे? 200। इस 200 की काउंटिंग के लिए भी बोला गया कि भाई जो भी एम्प्लॉई हैं एज वेल एज मेंबर हैं उन्हें काउंट नहीं करेंगे। एम्प्लॉय भी हैं, मेंबर भी हैं, उन्हें काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, जो एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिए हैं लेकिन आज भी मेंबर हैं, एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिए हैं लेकिन आज भी मेंबर है, बेटा जो छोड़ के चली गई उसको क्या बोलते हैं? एक्स। वेरी गुड बेटा। तो जो एक्स एम्प्लॉय है और साथ ही साथ क्या बताइए? मेंबर है, उसे भी काउंट नहीं करेंगे। और जो जॉइंट शेयर होल्डर है दे विल बी काउंटेड एज वन, जॉइंट शेयर होल्डर विल बी काउंटेड एज वन। इस पर बहुत ही फेवरेट ICI का क्वेश्चन है जिसमें वो आपसे ऐसा ही करेगा, बहुत सारी डिटेल देगा। एम्प्लॉय के पास इतने शेयर है, जॉइंट शेयर होल्डर्स इतने हैं, नॉर्मल होल्डर्स इतने हैं, ठीक है। और ऐसा करके आपको 200 से ऊपर की काउंटिंग दिखाएगा और आपसे पूछेगा कि बताओ ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी को हम प्राइवेट करना चाहते हैं तो क्या हमें 200 से कम मेंबर करना पड़ेगा? तो आपको ये काउंट करना पड़ेगा कि भाई जो एम्प्लॉय है और मेंबर है उन्हें काउंट नहीं करेंगे, एक्स एम्प्लॉय भी है, मेंबर भी है, उसे काउंट नहीं करेंगे। जो जॉइंट शेयर होल्डर दिखाए जाएंगे वहां पे हो सकता है 40, उन्हें अपन को जॉइंट शेयर होल्डर है तो कितने गिनेंगे? 20। फिर आपको टोटल मानना होगा क्या वो 200 को क्रॉस कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं दैट मींस वो प्राइवेट लिमिटेड ऐसे ही बन सकते हैं, उन्हें रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट कंपनी में चलते हैं। प्राइवेट कंपनी के दो बच्चे बेटा, पहला बच्चा है स्मॉल कंपनी, दूसरा बच्चा है OPC, दैट इज 1 पर्सन कंपनी। स्मॉल कंपनी जो की है वो डिफाइंड है 2 क्लॉज 85 में। किसमें डिफाइंड है? 2 क्लॉज 85 में। स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 4 करोड़, हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 4 करोड़ एंड टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग
एक्सीडिंग 40 करोड़ एंड टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 40 करोड़, ऐसी कंपनी को अपन क्या बोलेंगे बताइए दोस्तों? स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी जिसके अंतर्गत पेड अप शेयर कैपिटल है वो कितना एक्सीड नहीं करता है? 4 करोड़। इट्स नॉट एक्सीडिंग 4 करोड़ एंड टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 40 करोड़, ऐसी कंपनी को अपन क्या बोलेंगे? स्मॉल कंपनी। लेकिन कुछ कुछ कंपनी स्मॉल नहीं कहलाई जाती है। एग्जांपल के नाम पर दोस्तों, होल्डिंग कंपनी इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, सब्सिडरी कंपनी इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, एनपीसी इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, या एनी बॉडी कॉर्पोरेट व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर एनी स्पेशल एक्ट विल नॉट बी टर्म्ड एज स्मॉल कंपनी। चलिए नेक्स्ट हो जाता है हमारा ओपीसी। ओपीसी इज अ छोटू कंपनी। कैसी कंपनी बेटा? छोटू कंपनी। 2 क्लॉज 62, 2 that is 2 clause 62। तो भाई ओपीसी एक ठो तो मेंबर रहता है, कितनी बड़ी कंपनी होगी? छोटू सी कंपनी है, तो 2 क्लॉज क्या? 62। अब 1 पर्सन कंपनी की बात की जाए तो 1 पर्सन कंपनी मींस अ पब्लिक मींस अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इट मींस अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग ओनली 1 सिंगल पर्सन एज अ मेंबर, ओनली हैविंग 1 सिंगल पर्सन एज अ मेंबर। अब वो सिंगल पर्सन अगर चला गया इस दुनिया से तो फिर इस कंपनी को कौन देखेगा? तो इसके लिए होता है नॉमिनी। कौन होता है? नॉमिनी। तो जो ओपीसी होता है, ओपीसी के अंतर्गत एक कंसेप्ट और होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? नॉमिनी। क्या ये बात समझ में? पक्का। अगर अपन बात करें नॉमिनी के बारे में, तो नॉमिनी के केस में अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर, तो बेसिकली बोला जाता है कि जो नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन अगर आपको फाइल करना है या अगर आपको मेंबर बनना है तो उसके लिए आपके पास होने चाहिए 3 गुण। कितने गुण होने चाहिए? बोलो 3 गुण होने चाहिए, जिसमें पहला गुण है यू मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन। क्या होना चाहिए बेटा? नेचुरल पर्सन, जीता जागता इंसान होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? यू मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन। दूसरी चीज बोलिए भैया, यू मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। यू मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। और तीसरा बोला यू मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेकर के इन्होंने ऑप्शन डाल दिया है, होगे तो भी चलेगा, नहीं होगे तो भी चलेगा। तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। जिसमें रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए बोला गया है कम से कम 120 डेज आपको इंडिया में रहना पड़ेगा। कितने दिन रहना पड़ेगा? 120 डेज आपको इंडिया में रहना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट थिंग बोल दिया गया भाई, अगर मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कोई भी एनपीसी की बात करें, सॉरी कोई भी ओपीसी की बात करें, वो कभी भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी नहीं हो सकती। मतलब कोई भी ओपीसी क्या नहीं रहेगी? नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी नहीं रहेगी। कभी भी वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं करेगी। और कभी भी किसी और बॉडी कॉर्पोरेट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी। कभी भी किसी बॉडी कॉर्पोरेट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी। मतलब अगर हम बात करें भाई, तो मेंबर होने के लिए आपको नेचुरल पर्सन होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेम कंसेप्ट नॉमिनेशन में भी है। नॉमिनी होने के लिए भी आपको नेचुरल पर्सन होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई आपको? पक्का, कोई भी दिक्कत तो नहीं। चलिए सेकंड, नॉमिनी को अगर विड्रॉ करना है, क्या वो विड्रॉ कर सकता है? बिल्कुल, नॉमिनी को जब विड्रॉ करना है वो तब विड्रॉ कर सकता है। यस, अगर माइनर आता है बेटा और अगर वो मेंबर बनता है तो मेंबर बनने में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि ओपीसी में वो फिर कैसे मैनेज करेगा? उसको सारे डिसीजन लेने वो अकेला रहेगा, तो इसीलिए वो नहीं बन सकता। नॉमिनेशन के अंतर्गत अगर वो बनना चाहता है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मेंबर की डेथ हो गई तो फिर माइनर को तो हम बना नहीं सकते, तो फिर माइनर को आप काहे के लिए बनाएंगे? समझ में आ गया? पक्का। तो इसलिए वो कभी भी क्या नहीं रह सकता है? माइनर नहीं रह सकता, ना नॉमिनी ना ही मेंबर्स। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं। अब आते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी पर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, दैट मींस इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मतलब इसमें ना तो पी होगा, ना तो आर होगा, ना तो एल होगा, ना प्रोहिबिशन है, ना रिस्ट्रिक्शन है, ना लिमिटेशन है। इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट। क्या होते हैं? इनफाइनाइट। मिनिमम होते हैं 7, मैक्सिमम होते हैं इनफाइनाइट। मिनिमम होते हैं 7, मैक्सिमम होते हैं इनफाइनाइट। अच्छा, इसके अंतर्गत एक खास बात और है, होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप में बोला गया कि अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसकी होल्डिंग एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसकी होल्डिंग एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विल बी डीम्ड टू बी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दैट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विल बी डीम्ड टू बी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। क्या ये याद रहेगा? पक्का। चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अब अपन बातें करेंगे दैट इज अ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल 3 प्रकार की कंपनी होती है। पहली होती है होल्डिंग कंपनी, दूसरी होती है सब्सिडरी कंपनी, तीसरी होती है एसोसिएट कंपनी। होल्डिंग कंपनी को मैं बोलता हूं पापा। क्या बोलता हूं बेटा? पापा। और पापा जैसे ही देखते हैं वो बोलते 4-6 लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? 4-6 लगाऊंगा। तो 2 क्लॉज 46। अब सब्सिडरी कंपनी जो है वो है भाई बेटा। क्या है? बेटा। बेटा जो है वो अपने पापा से दुगना, 4 2 जा
8, पापा से दुगना और एक कदम आगे रहना चाहता है, मतलब क्या हो गया बेटा 6 + 1 7, तो हो गया भाई 2 क्लॉज व्हाट 87। तो अगर अपन बात करें दोस्तों तो होल्डिंग कंपनी हो जाती है कौन सी 2 क्लॉज 46, जो सब्सिडरी कंपनी है वो क्या हो जाती है 2 क्लॉज 87, और भाई एसोसिएट कंपनी है हमारी दोस्त, क्या है हमारी दोस्त, और दोस्त को अपन प्यार से क्या बुलाते हैं, यही बेटा, वेरी गुड। तो अगर अपन बात करें तो एक हो जाता है 2 क्लॉज व्हाट दोस्तों 46, एक हो जाता है 2 क्लॉज 87, एक हो जाता है 2 क्लॉज 6। अब होल्डिंग कंपनी क्या होती है, होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज गॉट सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज गॉट सब्सिडरी, एंड सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी इन व्हिच अनदर कंपनी होल्ड्स more than 1/2 of total voting power or controls the composition of board of director। या तो आप होल्ड करते हैं 1/2 से ज्यादा वोटिंग पावर का, या तो आप कंट्रोल करते हैं क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, either on its own या तो अपनी खुद की दम पे करते हैं, या फिर together with one or more of its subsidiary, then the company is known as a subsidiary company। तो subsidiary company means a company in which another company holds more than 1/2, more than 1/2। जब more than 1/2 बोला मतलब 50% से ज्यादा, तो more than 1/2 of the total voting power or controls the composition of board of director either on its own or through one or more of its subsidiaries। सही, कंट्रोलिंग composition of board of director का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई आप जो हैं, आप बेसिकली आपके पास अधिकार है टू अपॉइंट और रिमूव और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर। आप सारे डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो, आप सारे डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हो, या आप मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है दोस्तों, पक्का अच्छे से? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं दोस्तों, एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज गॉट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कैसा इन्फ्लुएंस? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। एंड व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? एटलीस्ट 20%। कितना परसेंट बेटा? एटलीस्ट 20%। तो आप एटलीस्ट 20% क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, तो आपका कौन सा इन्फ्लुएंस आता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। बताएंगे, कोई भी डाउट इसमें फिक्स है? तो एक हो गया हमारा कौन सा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में, एक हो गया होल्डिंग कंपनी, एक हो गया सब्सिडरी कंपनी, एक हो गया एसोसिएट कंपनी। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब अपन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। 3 प्रकार की कंपनी होती है, पहला है लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा है लिमिटेड बाय गारंटी, तीसरा होता है अनलिमिटेड कंपनी। तो एक होता है लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब कैसी कंपनी भाई? एक ऐसी कंपनी जिसके अंतर्गत liability of the member is limited up to the amount unpaid on shares। भाई जितना आपने अभी शेयर्स में पैसा नहीं दिया उतनी आपकी क्या है? लाइबिलिटी। 100 रुपए का शेयर है, आपने 80 रुपए दिया है, तो 20 रुपए आपकी क्या है? लाइबिलिटी। तो आपकी लाइबिलिटी कितनी है? अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स। और ये कभी भी बुलाया जा सकता है, ये अमाउंट आपसे कभी भी बुलाया जा सकता है। दूसरी जो कंपनी है उसे बोलते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। कैसी कंपनी है भाई? लिमिटेड बाय गारंटी, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो आपका जो अमाउंट है, आपकी जो लायबिलिटी है वो रहेगी अप टू द अमाउंट जितना आपने अंडरटेक किया है। आपने जितना अंडरटेक किया मतलब कसम खाई है, उसकी गारंटी दी है, और वो भी आपको देना है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। कब देना है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब आपको अभी पैसा देने की जरूरत नहीं है, इसमें पैसा कब देना पड़ेगा? एट द टाइम ऑफ। वेरी गुड। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी 2 प्रकार की होती है बेटा। एक होता है भाई विथ हैविंग शेयर कैपिटल, एक होता है विदाउट शेयर कैपिटल। हैविंग शेयर कैपिटल में दोनों इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, शेयर कैपिटल वाला भी और गारंटी वाला भी। और विदाउट हैविंग शेयर कैपिटल में ओनली एक ही इंग्रेडिएंट मिलेगा, ओनली गारंटीड वाला। समझ में आ गया? अनलिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी जो कि बेसिकली अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो लाइबिलिटी होती है, उसके बाद अगर हम बात करें जो लाइबिलिटी होती है वो मेंबर्स की होती है अनलिमिटेड। कैसी होती है बताइए? अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसका मतलब है कि भाई मेंबर्स की जो पर्सनल एसेट्स है वो भी इस काम में लाइबल हो जाएंगी। तो क्या बोल दिया? द कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर सीजेस व्हेन ही सीजेस टू बी अ मेंबर। कोई लिमिट नहीं है, आपकी पर्सनल एसेट्स भी इसके लिए क्या हो जाएंगी बताइए? लाइबल हो जाएंगी। ऐसी कंपनी को अपन क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड कंपनी। क्या बोलते हैं बताइए? अनलिमिटेड कंपनी। तो अपनी हो गई है भाई पब्लिक कंपनी, अपना हो गया प्राइवेट कंपनी, अपना हो गया स्मॉल कंपनी, अपना हो गया ओपीसी, अपना हो गया है होल्डिंग कंपनी, अपना हो गया है सब्सिडरी कंपनी, अपना हो गया है एसोसिएट कंपनी, अपना हो गया लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। आइए नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों। अब बात करने वाले ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। एक होती है लिस्टेड कंपनी, एक होती है अनलिस्टेड कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ अगर अपन बात करें दोस्तों लिस्टिंग के, ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग 2 प्रकार की कंपनी होती है। एक होती है कौन सी?
लिस्टेड और एक होती है अनलिस्टेड। साहब ये लिस्टेड कंपनी क्या होती है? लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी बीएससी मत लिखना, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बहुत सारे अपने यहाँ, इज्जत दो की है ये बात अलग है, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बहुत सारे हैं। तो आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जो कि रिकॉग्नाइज्ड अगर आप उसमें लिस्टेड है देन यू आर अ लिस्टेड कंपनी। और अनलिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी। जो अदर देन लिस्टेड कंपनी उसे अपन क्या बोलेंगे? अनलिस्टेड कंपनी। चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अपन बात करने वाले हैं किसकी? गवर्नमेंट कंपनी की। गवर्नमेंट कंपनी की बात की जाए तो गवर्नमेंट से अपन को हमेशा राजनीति याद आती है, और राजनीति से याद आता है राजनीतिक पार्टीज। पता है आपको कुछ राजनीतिक पार्टीज? यस, जैसे बीजेपी है, जैसे कि कांग्रेस है। वेरी गुड बेटा। तो ऐसे करके अगर अपन बात करें तो बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, ठीक है, वो नीतीश कुमार वाली है, और कोई है, यस। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो 4-5 ही याद आती है। कौन सी याद आती है? 4-5। तो 2 क्लॉज क्या हो गई? 45। 2 क्लॉज क्या हो गया? 45। तो 2 क्लॉज 45 बोले तो भाई गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या हो जाती है? गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51%, not less than 51%, not less than 51% of paid up share capital of पेड अप शेयर कैपिटल। देखो यहां कंफ्यूज मत हो जाना होल्डिंग सब्सिडरी से। होल्डिंग सब्सिडरी था मोर देन 1/2, ये है नॉट लेस देन 51%। मतलब यहां कहानी ही 51% से चालू हो रही है। 50.5 नहीं, 50.8 नहीं, सीधा कहां? 51%। तो इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज ईदर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और state government, or partly by central government, or partly by state government. And a company which is a subsidiary of a government company is also known as a government company. क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? पक्का, अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारी कौन सी कंपनी? फॉरेन कंपनी। व्हाट इज दिस फॉरेन कंपनी? फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया के बाहर पैदा हुई। अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट इंडिया के बाहर ही पैदा हो, इंडिया के बाहर ही मर जाए, अपन को कोई मतलब है नहीं। इसने पक्का कुछ उंगली इंडिया में की होगी। तो इसने पैदा तो बाहर हुई बट काम कहां किया? इंडिया में। तो कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। आप कंपनी हैविंग अ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। या तो इधर इलेक्ट्रॉनिकली और फिजिकली, इधर इलेक्ट्रॉनिकली और फिजिकली, तो अपन उसी कंपनी को क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी। क्या ये बात समझ में? चलिए फिर एक कंपनी है जिसका नाम है PFI। व्हाट इज दिस PFI? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अब नाम से समझ में आ रहा पब्लिक फाइनेंशियल है, मतलब यहां पर देखा जाए तो भाई यहां पर बेसिकली पब्लिक का मतलब क्या हो जाता है कि भाई यहां पे गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा। यहां पे किसका सपोर्ट होगा बताइए? गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा। तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ऐसे केस में बोला गया भाई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन आते हैं, इन्होंने नाम ही बता दिया। उन्होंने बोला भैया LIC इज अ PFI, इन्होंने बोल दिया IDFC इज अ PFI, UTI इज अ PFI। तो इन्होंने नाम दे दिया। इन्होंने बोला भैया PFI इंक्लूड्स क्या क्या? LIC दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दूसरा बोल दिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, तीसरा बोल दिया भाई कंपनी रिफर टू इन वर्ड UTI, या फिर सच अदर इंस्टीट्यूशन विच में बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद RBI। उसे अपन क्या बोलेंगे बताइए? PFI। व्हाट इज PFI? अगेन बोलेंगे इट इंक्लूड्स LIC, IDFC, company referred in UTI, and any other institution which may be notified by central government in consultation with RBI। बोलो कोई भी डाउट इसमें? yes or no? पक्का। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं कौन सी कंपनी है दोस्तों? डोरमेंट कंपनी। नेक्स्ट कौन सी कंपनी है बताइए? डोरमेंट कंपनी। व्हाट इज डोरमेंट कंपनी? डोरमेंट कंपनी मतलब सोती हुई कंपनी। कैसी कंपनी बताइए? सोती हुई कंपनी। तो एक ऐसी कंपनी जो कि बनी है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। किसके लिए बनी है? फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इट हैज गॉट नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, इट हैज गॉट नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, इट इज अ इनएक्टिव कंपनी, इट इज अ इनएक्टिव कंपनी। तो व्हाट इज अ डोरमेंट कंपनी? डोरमेंट company means a company which is registered only for holding what दोस्तों? Future project or hold an asset or intellectual property. It has got no significant accounting transaction. It is a inactive company. Significant accounting transaction का मतलब क्या होता है? Significant accounting transaction means other than these transaction. Other than these transaction. चार बातों को छोड़ के कोई भी पांचवी बात होगी वो significant accounting transaction है। उसमें पहली बात है भाई payment of fees to the registrar। अगर आप registrar को पे कर रहे हैं वो significant accounting transaction नहीं है। Payment made to fulfill the requirement of this act ये भी significant accounting transaction नहीं है। Allotment of shares to fulfill the requirement of this act ये भी significant accounting transaction नहीं है। पेमेंट कर रहे हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस ये भी सिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन करोगे इट विल बी टर्म्ड एज अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। और इस कंपनी ने, डोरमेंट कंपनी ने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किया होना नहीं चाहिए। वेरी गुड। इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव कंपनी मींस अ कंपनी जो कि कोई काम नहीं कर रही, इट इज नॉट बीइंग कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, इट इज नॉट बीइंग कैरिंग ऑन any business and it has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial year and which has not filed financial statement and annual return during last 2 financial year। ऐसी कंपनी को अपन क्या बोलेंगे? इनएक्टिव कंपनी। और जो इनएक्टिव कंपनी है उसी को अपन क्या बोलते हैं? डोरमेंट कंपनी। तो अपना हो गया पहला पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, ओपीसी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अनलिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, पीएफआई, गवर्नमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी। अब आ गए अपन कौन सी कंपनी में? सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी मतलब कौन सी कंपनी? नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो कि बनाई गई है टू प्रमोट charitable object of commerce, art, science, sports, religion, education, charity। बोलो, commerce, art, science, sports, religion, education, charity। sports, religion, education, charity। commerce, art, science, sports, religion, education, charity। sports, religion, education, charity। और ये जो भी प्रॉफिट कमाती है, ये प्रॉफिट वो इसी प्रमोशन के लिए ही लगा देती है। क्या ये बात समझ में? एंड इट इज बीइंग प्रोहिबिटेड टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, इट इज प्रोहिबिटेड टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। क्या ये बात समझ में? ऐसी कंपनी को अपन क्या बोलते हैं? बोलो, सेक्शन 8 कंपनी। क्या बोलेंगे बताइए? सेक्शन 8 कंपनी। कोई भी डाउट इसमें दोस्तों? पक्का। सेक्शन 8 कंपनी को लेकर के ना एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन आता है कि भाई सेक्शन 8 कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। क्वेश्चन क्या आता है? सेक्शन 8 कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपके कोर्स में इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी नहीं है, सीए इंटरमीडिएट में है। बट ऐसा 2 बार हो चुका है कि सेक्शन 8 के इनकॉर्पोरेशन के ऊपर सवाल आया है। तो सर क्या हमें फिर सेक्शन 8 का इनकॉर्पोरेशन के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा क्या सीए इंटर वालों से? द आंसर इज नो दोस्तों, क्योंकि भाई वो वाली जो सेक्शन 8 कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है बेटा, वो एकदम ही अलग है। वो क्या है? एकदम ही अलग है। सर कैसा दिखता है थोड़ा बताओगे क्या? ओके आइए, अगर अपन बात करें बेटा तो यहाँ पर अगर आप इनकॉर्पोरेशन देखेंगे तो इनकॉर्पोरेशन के अंतर्गत ये देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। नॉट फॉर प्रॉफिट को कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का ये डायग्राम है, दिख रहा है आपके सामने? ये मैं सीए इंटर में पढ़ाता हूँ। तो ये सीए इंटर में ये दिखता है कि भाई ये करने से इनकॉर्पोरेशन होता है। तो इतना सब कुछ है, लेकिन ये सब आपके कोर्स का पार्ट नहीं बनेगा। भले ही अगर क्या आ जाए कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर सवाल आ जाए, आपको राइट अ नोट लिख देना है बस। भले इनकॉर्पोरेशन पूछेंगे बट आप वहां पे क्या समझाएंगे? सेक्शन 8 कंपनी को समझाएंगे। क्या ये बात समझ में आई कि सेक्शन 8 कंपनी क्या है, सेक्शन 8 कंपनी कैसे बनती है? उस पर आप ये बता देंगे कि फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, रिलीजन, चैरिटी, इनके लिए बनाई जाती है। कुछ खास बातें आपको सेक्शन 8 कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पहला चीज ये कि जो सेक्शन 8 कंपनी है ये प्रॉफिट नहीं कमाती, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो पैसा भी नहीं कमाती है? कमाती है, पैसा तो भरपूर कमाती है बॉस। क्या नहीं कमाती? बस प्रॉफिट नहीं कमाती। और ये प्रॉफिट इसलिए नहीं कमाती क्योंकि जो भी ये काम के लिए कंपनी को खोला गया है, पूरा पैसा उसी काम में लगा देते, पूरा पैसा उसी काम में लगा देते जिस काम के लिए कंपनी को खोला गया है। इसीलिए क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए इस कंपनी को बोल दिया गया कि आपको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। क्या लगाने की जरूरत नहीं है? लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आपको अलग से लाइसेंस दिया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या दिया जाएगा? लाइसेंस दिया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अगर हमें ऐसा पता चला कि आपने कोई ऐसा काम किया जो काम आपने करना नहीं चाहिए था, तो हम आपके लाइसेंस को रिवोक कर लेंगे। हम आपके लाइसेंस को रिवोक कर लेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके लाइसेंस को रिवोक कर लेती है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया था तो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाने के लिए मना कर दिया था। अब अगर मान लीजिए लाइसेंस रिवोक करेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को यूज करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप गलत काम करते हैं तो सजा भी है आपके लिए, और जो सजा है वो आपको मिलेगी अंडर सेक्शन 447। क्या मिलेगी? अंडर सेक्शन 447, जिसके अंतर्गत आपको पनिशेबल किया जाएगा कम से कम 10 लाख के साथ, फाइन के साथ, जिसका फाइन जो जा सकता है 1 करोड़ तक। तो कंपनी के ऊपर होगा 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक के, और जो डायरेक्टर्स हैं और ऑफिसर हैं उनके ऊपर लगेगा बेटा 25,000 से लेकर के 25 लाख तक, 25,000 से लेकर के 25 लाख तक।